नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज हम बात करेंगे बीजेपी आरएलडी गठबंधन पर चल रही उन चर्चाओं के बारे में जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। बीते दिन आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो भारी मन से पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल चौधरी मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति और आरएलडी को अच्छे से समझते हैं। नमस्कार सर, पहले पार्टी के प्रवक्ता रोहित झाकर ने इस्तीफा दे दिया, अब भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। तो जो मीडिया रिपोर्ट्स एक दावा कर रही हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है आरएलडी पार्टी में, तो क्या ये सही है कहीं ना कहीं? देखिए, जो आप कह रही हैं कि पहले जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे उनके रोहित जाखड़ जी, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो जो भूपेंद्र चौधरी हैं जिन्होंने कल इस्तीफा दिया, उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया। मैं पढ़ के आपको बताता हूं कि रोहित जाखड़ जी आरएलडी पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता थे, वो कभी हमारी मीडिया विंग का हिस्सा नहीं रहे। कई मीडिया बंधुओं व चैनलों द्वारा उनको पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता बताया जा रहा है, जो कि गलत है। कृपया इस त्रुटि को सुधारें, गलत जानकारी ना दें। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शुक्रिया। एक और जो उन्होंने ट्वीट किया था कि पार्टी के कार्यकर्ता हमारी ताकत हैं, उनका सम्मान सर्वोपरि है, परंतु कल को कोई वर्कर इस्तीफा देकर लिखवा देगा कि आरएलडी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या मैं मान लूं कि वो रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? झूठ का खंडन करना हमारी जिम्मेदारी है। ये जब रोहित जाखड़ जी ने इस्तीफा दिया था तो भूपेंद्र चौधरी ने ये ट्वीट किया था। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो आपको लगता है कि पार्टी के कोई और नेता ये कहेंगे कि वो हमारे इतने बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता थे? हाँ है, मैं उस चीज को डिक्लाइन नहीं कर रहा, लेकिन नेता आएंगे जाएंगे, उनके आने से पार्टी ना तो रुकती है ना किसी पार्टी पर कोई असर पड़ता है। हाँ, थोड़े दिन के लिए कुछ दिक्कतें कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, उनमें एक अलग ही जोश, एक अलग ही उत्साह है। जब से बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हुआ और चुनाव जीतने के बाद 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, बागपत बिजनौर, दोनों सीटों पर चुनाव जीते। जयंत चौधरी को मंत्रालय मिला, उसके बाद तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी का ये बड़ा दावा है कि आरएलडी के अभी और भी नेता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। देखिए, पार्टी का साथ अगर और कोई नेता छोड़ सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि पार्टी में कोई आ नहीं रहा है। आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी से उनके सांसद मलुक नागर आए, पार्टी ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया। आज वो एक मजबूत नेता के तौर पर मैं देखता हूं हर एक टीवी चैनल पर जाकर के पार्टी का पक्ष रखते हैं। अभी 2-3 दिन पहले पूर्व से बहुजन समाज पार्टी के एक पूर्व नेता, अच्छे कद्दावर नेता है, हाँ, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है मटेरा विधानसभा क्षेत्र से। तो क्या ये सब चीजें ये दिखती नहीं है मीडिया में कि कोई जा रहा है तो कोई आ भी रहा है ना? अब देखिए, पार्टी के लिए अगर कोई भी नेता है, अगर वो काम करेगा, सीधी बात है उसको तोहफा मिलेगा। भाई, पार्टी का मजबूत तरीके से आप पक्ष रखोगे। अब जब तुम्हारा बीजेपी के साथ में गठबंधन हो गया तो तुम्हें बीजेपी के लिए ही बातें करनी चाहिए, गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहिए। अब तुम गठबंधन की बात करोगे नहीं, पार्टी चलेगी इधर, तुम चलोगे उधर, तो क्या होगा? आपस में फिर डिस्प्यूट्स होंगे ही होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये भी आरोप है कि मुस्लिमों के साथ पार्टी ने धोखा किया है, आरएलडी पार्टी ने, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 9 विधायक बने उनके, मुस्लिमों ने उन्हें भरपूर वोट दिया, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। देखिए, जब बीजेपी के साथ में गठबंधन हुआ था, जब चौधरी साहब को भारत रत्न मिला, उसके बाद में जयंत ने कहा कि मैं किस मुंह से मना करूं, लेकिन तुरंत तो औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था। पार्टी के नेताओं के साथ, देखिए, सांसद उस समय तक कोई भी पार्टी का नहीं था। 9 विधायक थे, 9 के 9 विधायक, उनमें से 2 मुस्लिम समाज से आते हैं। एक थाना भवन से अशरफ अली और सिवाल खास से गुलाम मोहम्मद, तो वो मुस्लिम समाज से आते हैं, विधायक हैं। पार्टी ने उनको मौका दिया था, इसलिए वो चुन के आए। वो तो कुछ नहीं बोल रहे। अगर मुस्लिम समाज के साथ में सब कुछ
ठीक नहीं हो रहा, तो वो बातें वहां पे आएंगी ना। अगर दूसरे आदमी इस बात को करने लगे तो मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई भी श्योरिटी है। देखिए, उनका कहना है कि मुस्लिमों की नाराजगी की वजह से बीजेपी आरएलडी गठबंधन के बावजूद भी लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव बालियान की हार हुई है। देखिए, मैं पहले भी जब हम बात कर रहे थे पिछली बारी, तो मैंने तब भी कहा था कि संजीव बालियान के हारने के पीछे बहुत सारी वजह है जी। कुछ बीजेपी पार्टी के अंदर आपसी मतभेद नेता के, वो एक बड़ा कारण रहा। दूसरा बड़ा कारण रहा एंटी इनकम्बेंसी। संजीव बालियान पिछले 10 साल से सांसद थे और मंत्री भी थे, उसके बावजूद जो खुद जाट बिरादरी थी उन्होंने ही वोट नहीं दिया संजीव बालियान को। और ऐसा नहीं है कि आरएलडी पार्टी के साथ में आने से नुकसान हुआ, आरएलडी पार्टी के साथ में आने से संजीव बालियान को फायदा हुआ। मैं फिर ये बात कह रहा हूं, अगर आरएलडी नहीं होती तो ये हार का जो अंतर है वो हजारों में, 24,000 में नहीं होता, वो लाखों में होता। क्योंकि मैं जो जाट बाहुल्य क्षेत्र थे, मैं उन गांवों में जब गया चुनाव के दौरान, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर जो जाट बिरादरी थी वो ही घेर रही थी संजीव बालियान को। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, उसका एक बड़ा कारण बीजेपी आरएलडी गठबंधन हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर केवल मुसलमानों के वोट लेने से पार्टी जीत जाती, 2022 के विधानसभा चुनाव में 33 सीटें मिली राष्ट्रीय लोकदल को, जब समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन था, तो फिर तो कम से कम 30 सीटें जीतनी चाहिए थी। 8 ही विधायक जीते उनके, एक बाद में उपचुनाव हुआ खतौली में, तब जाकर के 9 विधायक बने। अगर मुसलमान और जाट फैक्टर इतना बड़ा फैक्टर था, इतना बड़ा था, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, इतना बड़ा ही फैक्टर था, अगर मुसलमानों ने ही चुनाव जिताया होता तो मैं तो ये मानता हूं कि जाट भी एक थे, मुसलमान भी एक थे, कम से कम 33 में से 30 सीट मिलनी चाहिए थी। तो ये खामखा की बातें हैं। अब जब आप पार्टी में आपको नहीं रहना तो आप कुछ भी अनाप शनाप बोल करके आप चले जाएंगे कि भाई मुसलमान, कोई तो ये भी कहेगा कि भाई जाटों के साथ में साथ नहीं हो रहा। अब हर कोई तो इस गठबंधन से, बीजेपी आरएलडी के गठबंधन से, तो क्या सब जाट कोई राजी थोड़ी है? नहीं है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे हैं जो राजी हैं और वो इस बात को कहते हैं कि अच्छा हुआ गठबंधन हुआ तो अच्छा हुआ। देखिए, पिछला चुनाव 2009 में बीजेपी ने आरएलडी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था। 5 लोकसभा की सीटें राष्ट्रीय लोकदल ने जीती। 2014 में गठबंधन कांग्रेस के साथ में था, कितनी सीटें आई आरएलडी की? 0। 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, कितनी सीटें आई? 0। खुद अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी जी चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बाद 2 सीटें मिली राष्ट्रीय लोकदल को, दोनों की दोनों सीटें जीती। और मैं आपको बात बताऊं, इस तरह की चर्चाएं लोग करते हैं गांव देहात में कि अगर कैराना और मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय लोकदल को सीट दी जाती, उम्मीदवार वहां पर बदले जाते, तो वो दोनों सीटें भी राष्ट्रीय लोकदल जीत जाता। या भले ही राष्ट्रीय लोकदल ना जीतता, बीजेपी को ही देते, लेकिन अगर उम्मीदवार वहां से बदल दिए होते तो वो सीटें भी बीजेपी आरएलडी गठबंधन जीत जाता। ये एंटी इनकम्बेंसी है और कुछ नहीं है। प्रत्याशी के पीछे एंटी इनकम्बेंसी है और कुछ भी नहीं है। उनका तो ये भी आरोप है, उनका ये भी दावा है कि जयंत चौधरी का जब से बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है तो उनका भविष्य उज्जवल नहीं है बीजेपी के साथ, कहीं ना कहीं। पिछले 10 साल से विपक्ष में बैठे थे जयंत चौधरी, ट्विटर पे ट्वीट डालते थे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सत्ता के साथ में आए, चुनाव जीते, चारों सदन में हिस्सेदारी हुई राष्ट्रीय लोकदल की, मंत्री बने और 2 अहम मंत्रालय उनको मिले। देखिए, वो भूपेंद्र चौधरी तो ये भी कह रहे हैं कि उनको राज्य मंत्री बना दिया, स्वतंत्र प्रभार, लेकिन उनको कैबिनेट मंत्री मिलना चाहिए था। देखिए, कैबिनेट मंत्रालय मिलना चाहिए था, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, वो फ्रीडम है उनको, अपने मंत्रालय को किस तरह से उनको चलाना है। तो ये छोटी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी
कोई बोल दे और कुछ भी कोई सुन ले। जिस दिन से जयंत चौधरी मंत्री बने हैं, देखिए मैं जब पार्टी कार्यालय पर जाता हूं तो लोगों के फोन, तमाम फोन आते रहते हैं, चौधरी साहब कब मिलेंगे, चौधरी साहब से कब मिलना होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि जयंत चौधरी का प्रभाव कम हो गया बीजेपी से गठबंधन करने के बाद में। विरोध होता है, विरोध होगा। जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था 2022 में, तो मैं आपको बात बताऊं, सिवाल खास से, जहां से गुलाम, और हमारे दर्शक पता होगा उनको ये बात, गुलाम मोहम्मद को जब टिकट दिया गया, समाजवादी पार्टी के वो नेता थे, वो टिकट मिल रहा था डॉक्टर राजकुमार सांगवान को। लेकिन अखिलेश यादव की जिद के कारण उनका टिकट कटा और टिकट मिला गुलाम मोहम्मद को, वो समाजवादी पार्टी के नेता थे। तब वहां पर इतना विरोध हुआ था, इतना विरोध हुआ था उस बात का, रातों रात जो जाट बाहुल्य गांव थे वहां पर आगजनी करके भी लोगों ने प्रदर्शन किया था। लेकिन डॉक्टर राजकुमार सांगवान वो नेता थे, जिस दिन उनका टिकट कटा, अगले दिन खुद वो गुलाम मोहम्मद के साथ में खड़े हो गए, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में लड़े और उनको चुनाव जितवाया। ये होती है एकता। किसी के दामन पर दाग लगाने से कोई आदमी बड़ा नहीं बन जाता। देखिए, भूपेंद्र चौधरी का तो ये भी कहना है कि बीजेपी के साथ आने के बाद जयंत चौधरी कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में आ गए। देखिए, यही लोकतंत्र की खूबी है कि कोई कुछ भी बोल सकता है ना। आप जब किसी के साथ में काम कर रहे हैं, जब आपका गठबंधन है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इस चुनाव में भी हालांकि उसको बहुमत नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो बन के बीजेपी ही आई। 240 सीटें उनके पास में है, प्रधानमंत्री उनके हैं, सीसीएस डिपार्टमेंट सारा उनके पास है। मुझे लग भी रहा है और ये होगा भी, जो लोकसभा का स्पीकर है वो भी बीजेपी से ही बनने वाला है। नहीं, बिल्कुल खबर भी यही आ रही है कि बीजेपी अपने पास ही रखने वाली है एक पद भी। खुद जयंत चौधरी ये बात कह चुके हैं कि हम देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बात बताऊं, जिस दिन मंत्री बनने के बाद जयंत चौधरी अपने कार्यालय पर पहली बार आए थे, हजारों की संख्या में वहां पर कार्यकर्ता नेता मौजूद थे। जयंत चौधरी ने यह कहा कि देखिए, मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, स्किल डेवलपमेंट, उसके अंदर इतना काम है कि ये नहीं है कि केवल हम कौशल विकास उद्यमिता का ही काम कर रहे हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो रक्षा मंत्रालय से लेकर के कृषि मंत्रालय तक में फायदेमंद होगा, क्योंकि युवाओं के स्किल्स सुधारने के लिए जब काम किए जाएंगे तभी ना हर किसी डिपार्टमेंट को फायदा होगा। और जयंत तो उस दिन कह रहे थे कि मैं खुद नहीं जानता था कि जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके डिपार्टमेंट के अंडर, उसमें से लगभग 35 से 40% लोगों की तो नौकरी लगी हुई है ऑलरेडी। वो कह रहे थे कि मेरे को खुद पता नहीं था ये बात, लेकिन अब जब डिपार्टमेंट उनके पास में है, वो काम कर रहे हैं, रिपोर्ट्स उनके पास में आ रही हैं, तो उन्हें पता चला है। मिशन और विजन दोनों ही बीजेपी और एनडीए के पास में है, उसी हिसाब से काम चल रहा है। अगले 100 दिन का रोड मैप तैयार हो चुका है। खुद जयंत चौधरी पार्टी के मुखिया आरएलडी के, वो ये बात कह चुके हैं कि इसीलिए मेरे पास में समय नहीं है। जो कार्यकर्ता नेता शिकायत करते हैं कि भाई हमें मिलने का समय नहीं मिल रहा, तो यही वो कारण है। और आज भी वो कहीं हथनीकुंड वगैरह जाने वाले थे, तो खबरें हमारे पास में इस तरह की आई थी, लेकिन कुछ कारणवश, शायद कुछ डिपार्टमेंटली कुछ काम आया होगा, इसी वजह से उन्होंने वो अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। तो जयंत चौधरी दबाव में काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, इतना तो होगा, आप किसी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं वो कहना उचित है, लेकिन आप किसी के दबाव में काम कर रहे हैं ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब मैं आपको बात बताऊं भूपेंद्र चौधरी की, वो मीडिया के यहां पर सदस्य थे, काम करते थे। जब हम पार्टी कार्यालय में गए तो उनसे बातचीत हुई कि भाई हाँ, हम ऐसे हम डीएनपी इंडिया वाले हैं, भाई हम चुनाव कवर कर रहे हैं, और तो नंबर उन्होंने अपना मुझे दिया। देखिए, अब यही तो बातें होती हैं जब आदमी उस चीज को कहीं दिखाने की कोशिश करता है कि भाई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो देखिए कहीं ना कहीं
कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। भूपेंद्र चौधरी जी वो इंसान थे जिन्होंने नंबर तो हमें दे दिया कि भाई ठीक है, कुछ बात होगी तो फोन करके हम बताएंगे, लेकिन जब भी मैंने उन्हें फोन किया किसी भी काम के लिए कि भाई पार्टी का क्या काम है, क्या प्रोग्राम है, कैसे आगे काम होगा, उस बंदे ने कभी फोन नहीं उठाया। और ये वही चैनल डीएनपी इंडिया है जो कि राष्ट्रीय लोकदल के जो चाहते हैं वो इस चैनल को देखते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं हमारे भी दिल में लगती है कि भाई देखिए, हम तो ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जो जमीन पर चल रहा है। इस चुनाव में इस तरीके से दिखाया गया था, जयंत चौधरी ने जब गठबंधन किया बीजेपी के साथ में, तो वो चीजें इस तरीके से दिखाई गई कि कोई भी खुश नहीं है, सब जगह विद्रोह हो रहा है, जाटों में विद्रोह, धरातल का सच कुछ और ही। लेकिन जमीन पर जब लोगों से बात की हमने, तो हमने देखा कितने लोगों ने मुझे मिलते हैं तो मुझे मतलब वो इस चीज की प्रशंसा करते हैं कि भैया आपने सच्चाई दिखाई है। कमेंट्स देखिए आप किस किस तरह के लोग करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम देखिए, अच्छा लगता है जब लोग इस तरीके से सराहते हैं, वो चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम काम कर रहे हैं तभी तो, और वो काम तभी होता है जब वो मिल बांट के होता है। अगर हम उस चीज के लिए तत्पर हैं, हम काम कर रहे हैं, तो हम सामने वाले से भी वो उम्मीद करते हैं कि वहां से हमें इस तरह का रिस्पॉन्स मिले। जबकि पार्टी के अन्य नेता हैं जो कि प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके पास में आप किसी भी चीज के लिए फोन करो, वो तुरंत उस चीज का जवाब देते हैं। तो आदमी देखिए, वही जब काम करता है तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप किसी के साथ में समन्वय नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उस चीज को कभी भी ठीक नहीं बताऊंगा कि भाई हाँ वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, ये पार्टी की जो बातें चल रही हैं कि नेता हैं जो कि नाराज चल रहे हैं, वो हर जगह चलती है नाराजगी, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। किसी को जाना है, किसी को आना है, कोई आएगा कोई जाएगा, किसी के जाने से काम रुकता नहीं है। हाँ ये है कि कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई उसके जाने से काम रुक जाएगा। पार्टी एक अच्छे क्षेत्र में रह करके अच्छा काम कर रही है, अच्छी प्रगति से आगे बढ़ रही है। फिलहाल उनका फोकस संगठन को मजबूत करने में भी हाँ, संगठन को मजबूत करने के लिए है। देखिए, पश्चिम में अभी जानते हैं राष्ट्रीय लोकदल को, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम बुंदेलखंड और पूर्वांचल में भी अपनी पार्टी का आधार बढ़ाएं, संगठन मजबूत करें। तो तभी तो होगा, जब आप संगठन मजबूत करेंगे, जब जन सैलाब आपके साथ में रहेगा, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। और यही पार्टी में मिलजुल करके काम करने की जरूरत होती है। इस तरीके से अब पार्टी को छोड़ दिया तो ये आरोप लगाना वो कहीं ना कहीं ठीक है नहीं, और इससे मैं तो ये मानता हूं कि फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल पर कोई प्रभाव पड़ेगा भी नहीं। और देखिए, ये होना भी जरूरी है। क्या गठबंधन पहले नहीं टूटते हैं? अब देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन कैसा गठबंधन था। चुनाव के दौरान जब विधानसभा चुनाव हुए तो अखिलेश यादव कहते हैं कि देखिए, ये तो चोर पार्टी है, इनकी बात में आप मत आइएगा। उन्हीं के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में अखिलेश यादव को यह पता चल चुका था कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो समाजवादी पार्टी से छिटक करके कांग्रेस की तरफ जाने वाले हैं, इसीलिए वो कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया यूपी में अपना फायदा लेने के लिए। लेकिन अब जब चुनाव होगा, अब हम देखते हैं कितने दिन गठबंधन टिकता है उनका। विधानसभा चुनाव है 2027 में, अस्तित्व की लड़ाई है। क्या अखिलेश यादव ये मान लेंगे कि कांग्रेस पार्टी उनसे बड़ी पार्टी बन जाए उत्तर प्रदेश में? और क्या राहुल गांधी ये मान लेंगे कि समाजवादी पार्टी का वर्चस्व यूपी से कहीं बाहर भी बढ़ जाए? कभी नहीं हो सकता। और ये गठबंधन में कुछ तय सीमाएं होती हैं, उसी गठबंधन का धर्म निभाना पड़ता है, और यही गठबंधन का धर्म निभाते हुए बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल को मंत्रालय दिया है। और जिससे मैं तो ऐसा मानता हूं, देखिए, पार्टी में हर कोई आदमी इस चीज से खुश है कि भाई देखिए, विपक्ष में बैठ के हमें क्या ही मिल रहा था, आज हम भागीदार हैं भारत सरकार में, हमारी अहमियत है, अच्छे मंत्रालय मिले हैं, उन पर काम करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। जनता खुश है तो सब खुश। तो देखिए, यही बातें होती हैं, जब तक जनता खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे और सब लोग खुश रहेंगे, क्योंकि जनता का काम करना बहुत जरूरी है धरातल पर जाकर। और वो जितना काम मैं बताऊं आपको कि किसानों के लिए जो बातें होती हैं वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ही करती है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अगर उनको कवर कर रहा हूं तो मैं उनके लिए ऐसी बातें बोल रहा हूं। आप इतिहास उठा के देखिए ना, कभी भी देखिए,
भारतीय किसान यूनियन, टिकैत साहब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब भी कहीं ऐसा मौका आता है हमेशा चौधरी चरण सिंह से लेकर के अजीत सिंह, अब जयंत चौधरी, हमेशा उनका साथ दिया है। लेकिन एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जब बीकेयू की तरफ से राष्ट्रीय लोकदल का साथ दिया गया हो। और ये बात हम नहीं कह रहे, वहां के लोग कहते हैं। तो ये सब बातें हैं दर्शकों, ये सब चलती रहेंगी, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। हमारा काम है जो सच है वो सच आपको बताना, और हम अपने धर्म का पालन करते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।